तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आपके और मेरे प्यारे से इस चैनल S2 की पाठशाला पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं सर। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर्स का नया लेक्चर। नए लेक्चर में हम लोग को क्या पढ़ना है, उससे पहले आपको बता दें कि इसी चैनल पे हम लोग डेली के डेली करंट अफेयर डालते हैं। तो कल नहीं डाल पाए थे तो उसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। क्यों नहीं डाल पाए थे सर, तो उसका रीजन भी बताते हैं। तो बाहर में शादी ब्याह का माहौल चल रहा है, तो इधर से टें टें गाना चला है, डिंग डिंग, तो उधर से, तो इसी के कारण हम लोग नहीं डाल पाए थे। तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने विषय वस्तु पर। तो हम लोग इस पे एक और चीज बता देते हैं सर। तो इसमें हम लोग बताते हैं कि इसका जो हम लोग पीडीएफ डालते हैं वो कहाँ जाता है। तो आपके इसी वीडियो के नीचे लगा दिया जाएगा। क्या लगाया जाएगा, तो चैनल का डिस्क्रिप्शन क्या लगाया जाएगा, तो लिंक डाल दिया जाएगा टेलीग्राम को। तो वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। ठीक है सर। तो चलिए हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो उससे पहले पढ़ने से पहले हम लोग इस पे क्या देखते हैं। तो हम लोग मोटिवेटेड शब्द लाते हैं। तो अब हम लोग क्या लाएंगे, तो भगवत गीता का क्या लाएंगे सर, तो हम लोग उपदेश लाएंगे। तो उसमें उपदेश में क्या होगा, तो कृष्ण और अर्जुन का जरूर जिक्र होगा। तो कृष्ण भगवान किसको दे रहे हैं, अर्जुन को क्या दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। तो उपदेश में क्या है, उपदेश में वो कह रहे हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान और कर्म दोनों को समान मानता है, क्योंकि ज्ञान और कर्म के संतुलन से जीवन सफल हो जाता है। तो इसी सब के साथ सर हम लोग चलते हैं अपने विषय वस्तु पे, और हम लोगों को क्या पढ़ना है करंट अफेयर में, उसको देखते हैं। तो आइए अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आइए और देखिए क्या पढ़ना है सर। तो देखिए आपको दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मोबाइल के स्क्रीन पे। हेलो सर, तो आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा हम लोग को क्या पढ़ना है। तो राष्ट्रीय सीनियर रवि 7 चैंपियंस के बारे में हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस आरक्षण विधेयक खारिज जो हो गया है उसके बारे में देखेंगे सर। फिर हम लोग इसमें देखेंगे बिहार में भारत की जनगणना जो हो रही है उसके बारे में देखेंगे सर। उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ना है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स जो जारी हुआ है उसके बारे में देखेंगे। फिर राज्यसभा के उप सभापति, और फिर लास्ट में हम लोग इसके साथ लेक्चर को समाप्त करेंगे। तो लास्ट में हम लोग क्या पढ़ना है, भारत में सोने के आयात की जो वृद्धि हुई है उसके बारे में सर पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोगों को इन सब चीजों को क्या करना है सर, पढ़ना है। तो आइए आप मोबाइल के स्क्रीन पे अपने आइए और देखिए आपको दिख रहा होगा राष्ट्रीय सीनियर रवि 7 चैंपियन जो महिला वर्ग की जो आयोजन हुआ है वो कहाँ आयोजन हुआ था, तो वो आयोजन हुआ था राजगीर में। राजगीर कहाँ है सर, तो नालंदा जिला में है। यही राजगीर में क्या हुआ था, आयोजन हुआ था। तो उसके जो प्रतियोगिता का जो परिणाम आया, तो परिणाम में जो विजेता थे वो विजेता का क्या नाम है, जो विजेता टीम थी वो विजेता टीम का क्या नाम है, तो उड़ीसा। जो विजेता टीम थी वो कहाँ की थी, उड़ीसा की। और उप विजेता कहाँ के रहे, तो बिहार के। ठीक है सर। तो तीसरे स्थान पे 2 निकल गए। तो तीसरे स्थान पे जो आए कौन है, तो पश्चिम बंगाल। जो पश्चिम बंगाल है उसी का जो टीम था वो तीसरे नंबर पे आया। तो ये आपको दिख रहे हैं चैंपियंस लोग। तो ये चैंपियंस लोग है। तो चलिए सर हम आपको आगे लेके चलते हैं। तो शीर्ष स्कोर जो टॉप स्कोर रहा, संध्या राय का था। कहाँ की थी वो, पश्चिम बंगाल की थी। उनको कितना अंक आया, तो 57 अंक प्राप्त हुए। कितना अंक सर, 57 अंक। जैसे परीक्षा में आपको अंक प्राप्त होते हैं उसी तरह से इनको खेल में क्या हुआ, अंक प्राप्त हुए। तो 57 अंक आए। और उसके बाद जो दूसरे स्थान पर जो कौन है, तारुलता नाइक। जो तारुलता नाइक है वो उड़ीसा के हैं। उनके कितने अंक आए हैं, तो 56 अंक। 1 अंक से चूक गए हैं, नहीं तो इन्हीं को एक क्या हो जाता, पहला नंबर। अब हम लोग देखते हैं आरती कुमारी जो बिहार की है उनको कितना नंबर आया है सर, कितना अंक आया है, तो 55 अंक इनको प्राप्त हुआ है। आरती कुमारी को जो बिहार की खिलाड़ी है उनको कितना आया है, तो सर 55 अंक आया है। महत्वपूर्ण जानकारी इसमें क्या है, तो हम लोग इतना पढ़ लिए। महत्वपूर्ण क्या है, तो महत्वपूर्ण है कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है, ये हम लोग देखते हैं। तो इनका क्या नाम है, रविंद्रन शंकरन। ठीक है, ठीक है सर। तो चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। आपको एमसीक्यू के फॉर्मेट में भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं जो हम लोग इसके अराउंड जो क्वेश्चन बन सकता है, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो करंट अफेयर से कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा सर, तो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। हम साइड हो जाते हैं, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। आप देखिए अपने किसमें मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा सर। तो इस क्वेश्चन को देखिए, आपको पॉज करना है, रोकना है। पॉज मतलब उसको बटन को टिप देना है, उसको पढ़ना है और पढ़ के बताना है कि कौन सा इसका आंसर होगा। राष्ट्रीय सीनियर रवि
7 चैंपियन महिला वर्ग का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आपको ऑप्शन दिया गया है पटना, दूसरा राजगीर, तीसरा गया और चौथा क्या है? मुजफ्फरपुर। तो ये कहाँ आयोजन हुआ था? तो सर राजगीर में हुआ था। कहाँ आयोजन हुआ था सर? तो ये आपको दिख रहा है, ये कहाँ आयोजन हुआ था सर? तो ये आपको दिख रहा है, ये आयोजन राजगीर में हुआ था। ठीक है सर, ये आपको पीडीएफ दिया जाएगा। कहाँ दिया जाएगा? टेलीग्राम के लिंक दे दिया जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के नीचे लगा दिया जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे रहा, आप पढ़िए। रवि 7 चैंपियन 2026 की विजेता टीम कौन सी थी? जो है 26 को जो क्या हुआ है सर? रवि चैंपियनशिप, जो रवि 7 चैंपियनशिप 2026 का जो विजेता टीम थी वो कौन सी टीम थी? तो पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा उड़ीसा, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा झारखंड। तो आप देख रहे होंगे कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसका जो आंसर होगा कौन सा होगा सर? तो इसका आंसर बी होगा। कौन सा आंसर होगा सर? तो इसका आंसर बी होगा। आपको दिख रहा होगा इसका आंसर कौन सा होगा? उड़ीसा होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं सर। आगे देख रहे हैं तीसरा क्वेश्चन, देखिए आप हट गए हम। आपको क्या करना है? पॉज करना है, रोकना है, फिर उसको पढ़ना है और अपने हिसाब से पहले आपको आंसर देना है, फिर मिलाना है कि सही है कि गलत है। तो आपको दिख रहा होगा चैंपियनशिप में उप विजेता मतलब रनअप जो टीम है का स्थान किस टीम के ने प्राप्त किया? जो रनअप उप विजेता का जो स्थान है किस टीम ने प्राप्त किया? तो पहला देखिए आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? पश्चिम बंगाल, दूसरा उड़ीसा, तीसरा बिहार, चौथा दिल्ली। तो इसका जो हम लोग देख रहे हैं, इसका कौन उप विजेता टीम है? तो इसका जो टीम है कौन है सर? तो इसका जो टीम है इसका कौन सा है? तो बिहार। कौन सा आंसर हो जाएगा सर? तो इसका सी आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा सर? इसका सी आंसर हो जाएगा। कौन है? तो बिहार है। अब हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। देखिए आपको दिख रहा होगा बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के वर्तमान महानिदेशक कौन है? ठीक है सर, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो आपको देखिए पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है सर? तो आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर? पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है पहला ऑप्शन आर.के. सिंह, दूसरा ऑप्शन रविंद्र शंकरन, तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है संदीप प्रधान, चौथा अभय कुमार। तो इसमें का जो आंसर हो जाएगा जिन टपाटम बी हो जाएगा सर। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, रविंद्र शंकरन इसका आंसर है सर। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं आपको क्या पढ़ना है इसमें। तो अब लोग हम पढ़ रहे हैं ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण और वायु सीमा जो संबंधित जो प्रावधान था उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसका जो मुख्य बिंदु हम लोग देखते हैं, तो मुख्य बिंदु में इसको हम लोग जब देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस जो बनाया गया था वो किसके लिए बनाया गया था? तो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के थे उनके लिए बनाया गया था, कि उम्मीदवारों के लिए बनाया गया था। को SC/ST वर्ग की 17 आयु और अन्य रियासतों में क्या करना होगा? लाभ नहीं मिलेगा। क्या होगा सर? तो इसको वायु सीमा जो था उसमें क्या होगा सर? लाभ नहीं मिलेगा। जैसे SC/ST को मिलता था वैसे इसको क्या मिलेगा? ईडब्ल्यूएस को नहीं मिलेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने का फैसला, दिल्ली हाईकोर्ट का जो फैसला था, क्या फैसला था? तो केंद्र की सीधी भर्ती तथा सरकारी नौकरी में ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार द्वारा उम्र में छूट के दायरा याचिका को खारिज कर दिया गया सर। किसको? उम्र के जो दायरा था उस दायरा याचिका को क्या कर दिया गया? खारिज कर दिया गया है। ये आपको दिख रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं ये क्यों खारिज किया, किस संविधान के तहत किया गया? तो 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत इसको क्या किया गया है? खारिज कर दिया गया है। इस संशोधन के माध्यम से ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार को क्या करना है? 10% का आरक्षण देना है। कितने परसेंट होगा सर? तो 10% का इनको आरक्षण देना है। और इसके लिए क्या है? तो यह आरक्षण केवल सीटों के कोटा के तहत सीमित है। जो सीट का जो कोटा है उसके तहत सीमित है। इसमें उम्र का जो छूट है वो इसका कोई प्रावधान इसमें क्या है सर? शामिल नहीं है, जिसके कारण इसको क्या कर दिया गया है? खारिज कर दिया गया है। आपको ये क्या करना है सर? इसको पीडीएफ को डाउनलोड करना है, पढ़ना है, नोट्स बनाना है, तभी आपको क्या होगा? एग्जाम में आप पूरा का पूरा क्वेश्चन बना के आएंगे। मेरा वादा है कि आपको एक भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं सर। आगे हम लोगों को देखना है पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। आपको दिख रहा होगा सर, आपको क्या कर रहा होगा सर? आपको दिख रहा होगा दिल्ली हाईकोर्ट के हालिया फैसला के अनुसार किन उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट का लाभ मिला है? किस उम्मीदवार को जो हुआ है आयु का सीमा, उम्र का जो सीमा हुआ है उसमें छूट का लाभ नहीं मिला है? मिला नहीं मिला है। आपको ये याद रखना होगा कि नहीं मिला है। ठीक है सर, ये क्या है सर? नहीं मिला है। तो पहला ऑप्शन है आपको SC/ST वर्ग, दूसरा ऑप्शन है OBC वर्ग, तीसरा ऑप्शन है ईडब्ल्यूएस, चौथा ऑप्शन है कौन सा? दिव्यांग। तो इसमें किसको नहीं मिला है? तो अभी हम लोग पढ़े हैं, तुरंत जस्ट पढ़ के हम लोग क्वेश्चंस बना रहे हैं। तो किसको नहीं मिला है सर? तो ईडब्ल्यूएस का। इसका आंसर कौन है सर? तो सी है। अब हम लोग आगे चलते हैं अपने
कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा आपको दूसरा क्वेश्चन, इससे रिलेटेड जो हम लोग ईडब्ल्यूएस का जो अभी हम लोग देखे हैं टॉपिक, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्या क्वेश्चन है सर? तो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो आपको क्वेश्चंस को रोकना है, पॉज करना है, फिर क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर सॉल्यूशन देखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या रहा? महिलाओं के लिए आरक्षण। पहला क्या है सर? महिलाओं के लिए आरक्षण। दूसरा क्या है? आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का आरक्षण। तीसरा, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक ऊर्जा। चौथा जो है लास्ट ऑप्शन डी जो है पंचायती राज संस्थाओं में सुधार, जो पंचायती राज की जो संस्था है उसमें सुधार। तो इसका जो संविधान संशोधन है तो मुख्य रूप से किसके लिए है? ईडब्ल्यूएस कमजोर वर्ग के, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो है उनके लिए ये क्या किया गया है संविधान में, अधिनियम में क्या क्या है, संशोधित नियम है 2019 के तहत। तो ये 10% का आरक्षण के क्या है उसमें मेंशन है। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये रहा। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको भले ही जो क्वेश्चन है उसका क्या है, तो दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार क्या है, ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में छूट का लाभ मिलेगा। पहला है ऑप्शन हाँ SC/ST के तहत, बी हाँ लेकिन केवल 2 वर्षों के लिए, की सी नहीं, याचिका को खारिज कर दिया गया। चौथा जो है डी ऑप्शन जो है केवल बिहार राज्य की नौकरी में दिया जाएगा। नहीं, तो हम लोग जब देखें ईडब्ल्यूएस का जो अभी देखे हैं उसको क्या कर दिया गया है सर? खारिज कर दिया गया। तो इसका आंसर कौन सा होगा? याचिका को खारिज कर दिया गया है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा सर? सी होगा। आपको दिख रहा होगा आपके मोबाइल स्क्रीन पे। तो इसी सब के साथ हम लोग क्या करना है सर? तो आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग को देखना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको रहा मोबाइल स्क्रीन पे, आपको क्या करना है सर? पहले पॉज करना है, रोकना है, बीच का जो बटन होता है उसको रोक देना है। रोकने के बाद क्वेश्चन को रीड करना है, रीड करने के बाद क्वेश्चन के आंसर को बनाना है। तो देखिए आपको क्या है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण के प्रावधानों के संदर्भ में कौन सा कथन स्पष्टीकरण खंड के अनुसार सही है? ठीक है सर। तो पहला सर ऑप्शन देखिएगा, यह आरक्षण सीटों के कोटे और आयु दोनों में लागू होता है। दूसरा जो ऑप्शन है बी, यह आरक्षण केवल आयु सीमा में छूट तक सीमित है। ठीक है। सी हम लोग देखिए, यह आरक्षण केवल सीटों के कोटे तथा तक सीमित है, इसमें आयु में छूट शामिल नहीं है। आयु में क्या है? छूट शामिल नहीं है। डी ऑप्शन दिख रहा है, ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को SC/ST वर्ग के समान सभी रियायतें मिलेगी। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या जो मिला है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण के प्रावधानों के संदर्भ में कौन सा कथन स्पष्टीकरण देता है। ये जो पूरा चारों ऑप्शन देखे हैं उसमें कौन सा ज्यादा आपको क्लियर कर रहा है उसके बारे में देखते हैं। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो क्या कर रहा है, इसको सही दे रहा है। ठीक है सर। तो आपको जितना सही होगा आपको नीचे कमेंट में लिखना है कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। तो टोटल ऑब्जेक्टिव में कितना सही हुआ है आपको कमेंट करके बताना है। सर आप कहाँ से देख रहे हैं ये नहीं बताना है, आपको कमेंट करके बताना है कि कहाँ कितना सही हुआ। ठीक है सर। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका क्या है। यह केवल सीटों कि कोटों तक ही सीमित है। 10% आरक्षण जो है, जितना सीट है उस पर ही 10% का आरक्षण दिया गया है। ठीक है सर। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चौथा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को मिलने वाला आरक्षण कितने % मिलता है, क्या % मिलता है? तो शुरू से जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस कितना मिलता है, 10%। तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5% नहीं होगा सर, और 15% नहीं होगा, 27% नहीं होगा। कितना मिलता है सर? तो इसको बी ऑप्शन जो दिख रहा है 10% ही क्या होता है सर, मिलता है। चलिए तब हम लोग आगे चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे सर। तो देखिए आपके मोबाइल स्क्रीन पे आपको क्या पढ़ना है, तो क्या पढ़ना है सर, बिहार में पहला जो जनगणना हो, बिहार में भारत की जो जनगणना 2027 से जो हो रहा है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो क्या हो गया है, जनगणना शुरू हो गया है ऑनलाइन। तो बिहार में जनगणना 2027 के लिए स्व जनगणना क्या हो गया है, प्रक्रिया शुरू हो गया है। अपने आप प्रक्रिया जो अपने आप क्या करना है, इस जनगणना को करना है। तो ये चीज हम लोग देख चुके हैं। इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हम लोग क्या बनाए हैं, वीडियो बना चुके हैं। आपको क्या किया जाएगा, कॉर्नर साइड में 3 गो डॉट दिखता है, ऊपर में दिख रहा होगा, जो आपके यूट्यूब है उसके ऊपर में 3 को कॉर्नर साइड डॉट दिख रहा होगा, वहां टिपिएगा, आपको वहां से आपको दिखेगा, वहीं पे क्या होगा, लिंक लगा दिया जाएगा। ठीक है सर। तो यही दिख रहा होगा आप क्या किया, इससे रिलेटेड क्या किए हैं, वीडियो बना चुके हैं कि कैसे कैसे क्या होगा, चुनाव होगा, फिर उसमें कौन सा स्टेप फॉलो करना है, कैसे साइट पे जाना है। ठीक है। तो ये चीज हम लोग बना चुके हैं, उसको आप देखिएगा। ठीक है। तो अब हम लोग इसमें क्या देखना है, तो देख रहे हैं कि इसको जो जनगणना है वो शुरू हो चुका है, प्रक्रिया क्या हुआ है, शुरू हो चुका है। तो जो राज्य के जो प्रथम नागरिक होते हैं उनकी भागीदारी है। तो राज्यपाल, लेफ्टिनेंट जनरल क्या होते हैं, राज्यपाल जो होते हैं राज्य के क्या होते हैं, प्रथम नागरिक होते हैं। तो
जो हमारे बिहार राज्य के जो प्रथम नागरिक है उनका क्या नाम है, लेफ्टिनेंट जनरल जो है, जनरल सेवानिवृत्त जो है, उनका क्या नाम है, सैयद अता हसनैन ने प्रथम नागरिकता के तौर पर अपनी जानकारी क्या की है, ऑनलाइन स्व जनगणना के जरिए क्या की है, साझा की है। सर किसके जरिए, तो ये देख रहे हैं इनको, ये क्या कर रहे हैं, स्व जनगणना कराए हैं, जिसके जरिए इंटरनेट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए ये जारी किए हैं कि हम अपना स्व जनगणना का क्या किए हैं, जानकारी साझा कर चुके हैं। तो आप भी अपने स्व जनगणना की जानकारी को क्या करना है, आपको भी जाके क्या करना है, आपको भी जाके क्या करना है, अपने भी जानकारी को अपने भी क्या करना है, तो अपने भी ऑनलाइन करके साझा कर देना है। ठीक है सर, तो चलिए हम लोगों को आगे पढ़ना है। यह प्रक्रिया दो मुख्य समय सीमाओं में विभाजित कर दिया गया है। मुख्य समय सीमाओं में क्या कर गया है, विभाजित कर दिया है। एक को बोलते हैं प्रथम चरण, दूसरे को बोलेंगे द्वितीय चरण। तो प्रथम चरण को क्या बोलेंगे, स्वजनगणना। द्वितीय चरण को क्या बोलना है, मकान सूचीकरण। क्या होगा सर, तो मकान का सूचीकरण किया जाएगा, सूची बना के उसका कहाँ मकान फलना है, तोड़ मकान है, चिल्ला तोड़ मकान, ऐसे करना है, लिख के सूचीकरण कर देना है। तो पहले जो स्व जनगणना कब से शुरू हो गया है, 17 अप्रैल से 1 मई तक होगा। 17 अप्रैल से शुरू होकर 1 मई तक होगा स्व जनगणना। मोबाइल से करना है, ऑनलाइन कर देना है। ठीक है सर, तो हम लोग देखते हैं द्वितीय चरण में जो मकान सूचीकरण होगा वो 2 मई से लेकर, जैसे 1 मई को खत्म होगा उसके बाद क्या करना है, 2 मई से लग जाना है, 2 मई से 31 मई तक क्या होगा, मकानों का जो सूचीकरण और जनगणना कार्य किया जाएगा। सर का क्या किया जाएगा, तो 2 मई से 31 मई तक किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसका जो मॉस्कोट है, जो शुभंकर है, वो क्या है, प्रगति और विकास। जो आपके घर जाएंगे वो कौन है, प्रगति और विकास जाएंगे। तब ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रगति कौन है, विकास कौन है, ये सब चीज हम लोग प्रीवियस क्लासों में देख चुके हैं। वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाके देखिए। ठीक है सर, आप अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं इसमें जो प्रश्नों की संख्या होगी, आपसे 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे उसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो वो भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, उसको भी आपको जाके देखना है। नहीं तो आपको प्लेलिस्ट में जाके देखना है, लिखा हुआ करंट अफेयर्स 2026, उसमें आपको प्लेलिस्ट में सेक्शन दिया जाएगा, उसमें जाके आपको देख सके बताना है और जान जाना है कि 33 प्रश्न कौन कौन से पूछे गए हैं। ठीक है सर, तो चलिए उद्देश्य क्या है, उद्देश्य हम लोग जो जनगणना हो रहा है उसका उद्देश्य क्या है, सटीक डेटा संग्रह के माध्यम से राज्य की विकास की योजना बनाना। जो विकास का योजना है, सटीक जानकारी मिलेगा तो उसी के हिसाब से गवर्नमेंट क्या करेंगी, योजना बनाएंगी। यही इसका क्या है, उद्देश्य है। अब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू मतलब मल्टीपल टाइप क्वेश्चन। जो देखिए आपको दिख रहा होगा, बिहार में भारत की आगामी जनगणना किस वर्ष के लिए निर्धारित की गई है। तो आपको पहला दिख रहा होगा 2025, दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा 2026, सी दिख रहा होगा, सी जो ऑप्शन है 2027, डी ऑप्शन जो है 2028। तो ये जो किया जा रहा है बिहार में भारत की आगामी जो जनगणना हो रहा है 2027 के लिए हो रहा है। किसके लिए सर, तो 2027 के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। हम हट जाते हैं, आपको देखिए जनगणना 2027 की शुरुआत किस प्रक्रिया के साथ हुई है। ये पहला ऑप्शन है घर घर सर्वेक्षण, दूसरा है स्व जनगणना, तीसरा है क्या है, दस्तावेज स्थापन, चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो हम लोग जो देख रहे हैं ये जो जनगणना हो रहा है, इस जनगणना को जो शुरुआत हो प्रक्रिया है उसके साथ जो किसके साथ हुई है, तो स्व जनगणना के साथ हुई है। किसके साथ हुई है सर, तो स्व जनगणना अपने आप, सेल्फ इन्यूमरेशन। ठीक है सर, इसके तहत हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे जो क्वेश्चन है उसको देखिए। बिहार के किस प्रथम नागरिक ने अपनी जानकारी ऑनलाइन साझा करके इस अभियान की शुरुआत की है। तो जो राज्य के जो होते हैं प्रथम नागरिक जो होते हैं किसी भी राज्य के, तो बिहार का जनगणना हो रहा है तो बिहार के जो नागरिक हैं, पहला नागरिक राज्यपाल होते हैं। तो राज्यपाल क्या किए हैं, वही अपना क्या किए हैं, पहला बार ऑनलाइन आके जानकारी साझा की है कि हम क्या कर दिए, तो हम क्या किए हैं सर, तो हम अपना जनगणना स्व जनगणना कर चुके हैं। तो यही जानकारी किए हैं। तो ये कौन किए हैं, राज्यपाल किए हैं, मुख्यमंत्री नहीं सर, मुख्य सचिव ये सब नहीं, कौन किए हैं, राज्यपाल किए हैं। इसका आंसर सी होगा, विधानसभा का अध्यक्ष नहीं किया है, ये सब नहीं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्या क्वेश्चन है, तो जनगणना प्रक्रिया को कुल कितने मुख्य समय सीमाओं में विभाजित किया गया है। तो आप अभी हम लोग पढ़े हैं कितने मुख्य समय सीमाओं में किया गया है। पहला ऑप्शन देखिए, आपको पहले क्वेश्चन को पॉज करना है, बार बार बोलना है, आपको क्या करना है, रुकना है, फिर उसको रीड करना है क्वेश्चन को, फिर क्या करना है, मास्टर के साथ उसको क्या करना है सर, तो सही देखना है मेरा सही हुआ है कि नहीं, और जितना सही होगा उसको क्या करना है, आपको कमेंट में बताना है कितना मेरा सही हुआ। तो इसका पहला आंसर है ए, दूसरा आंसर है
एक, दूसरा दूसरा आंसर है 2, तीसरा आंसर है 3, चौथा आंसर है कौन 4। तो किसको कितने में डिवाइड किया, कितने में चरण में बांटा गया है, विभाजित किया गया था 2। एक था स्व जनगणना, दूसरा था क्या था तो मकान सूचीकरण। 2 चरणों में इसको डिवाइड किया गया। तीसरा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, स्व जनगणना प्रक्रिया के दौरान निवासियों से कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए पहला ऑप्शन 21 है, दूसरा ऑप्शन क्या है 25 है, तीसरा कितना है 30 है, चौथा 33 है। तो कितने प्रश्न पूछे जाएंगे तो 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके कितने प्रश्न पूछे जाएंगे सर, तो इसमें 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, इसका डी आंसर होगा 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2027 का आधिकारिक जो शुभंकर है, मॉस्कोट है, वो क्या रखा गया है। ठीक है सर, तो क्या रखा गया है, पहला देखिए आंसर ऑप्शन आपको दिख रहा होगा जागरूकता, दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा डिजिटल बिहार, तीसरा दिख रहा होगा प्रगति और विकास, चौथा आपको दिख रहा होगा हमारा गांव। तो इसका कौन सा जो शुभंकर है, मॉस्कोट है, प्रगति और विकास। ठीक है, कौन है प्रगति और विकास, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा सी, ये आपको दिख रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग क्या पढ़ना है सर, तो हम लोग को पढ़ना है ब्लूमबर्ग जो बिलियनर्स इंडेक्स जो आया है 2026 का, उसमें उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो विश्व के 500 सबसे अमीर व्यक्ति की सूची जारी हुई है, उसमें गौतम अडानी, मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया तथा भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हो गए हैं। एशिया और भारत को मिलाकर क्या हो गए हैं, सबसे ज्यादा ये अमीर व्यक्ति हो गए हैं। कौन हो गए हैं, तो गौतम अडानी। इसके पहले कौन थे अमीर, तो मुकेश अंबानी। इनको क्या कर दिया, गौतम अडानी पीछा छोड़ दिए। गौतम अडानी 92.6 अरब डॉलर इनके पास संपत्ति की कुल संपत्ति है, और मुकेश अंबानी के पास कितने हैं, तो 90.8 अरब डॉलर। ठीक है, विश्व रैंकिंग में जब हम लोग देखते हैं तो विश्व रैंकिंग में अडानी का स्थान 19वां है। कितना है, 19। ये जो है आपको दिख रहे हैं गौतम अडानी, ये कौन है, मुकेश अंबानी। आप जो रिलायंस का जो जियो हुए का सिम जो आप यूज करते हैं, ये मुकेश अंबानी का है, रिलायंस। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं विश्व के सबसे अमीर जो आदमी हैं, व्यक्ति हैं, उनका क्या नाम है, एलन मस्क। एलन मस्क किसके मालिक है, तो टेस्ला एंड स्पेस एक्स के मालिक है। ये जो मालिक हैं भाई साहब, इनका जो कितना कुल संपत्ति कितना का है, 656 अरब डॉलर। कितना, 656 अरब डॉलर की इनकी कुल संपत्ति है। दूसरे अमीर व्यक्ति जो विश्व के सबसे दूसरे अमीर व्यक्ति हैं, उनका नाम है लैरी पेज। लैरी पेज गूगल के पेज अल्फाबेट के क्या है, संस्थापक है। गूगल पेज पर जो अल्फाबेट आते हैं उसके ये संस्थापक है। उनका उनका जो कुल संपत्ति है वो कितने का है, 286 अरब डॉलर। कितने का है सर, तो 286 अरब डॉलर का इनका कुल संपत्ति है। उसके बाद तीसरे स्थान पर जो व्यक्ति आते हैं, उनका वो जो अमीर व्यक्ति हैं, उनका क्या नाम है, तो जेफ बेजोस की जो किसके मालिक है, अमेज़न के मालिक है। अमेज़न की जो संस्थापक है, उनका जो कुल संपत्ति कितने का है, तो 269 अरब डॉलर। 269 अरब डॉलर है इनकी कुल संपत्ति, हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2026 के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो सबसे अमीर व्यक्ति कौन है सर, तो गौतम अडानी। आपको तीनों ऑप्शन पढ़ के तब सेलेक्ट करना है। इसके कौन क्या है, तो गौतम अडानी। ठीक है सर, तो हम लोग आगे देखते हैं। 2026 की सूची में गौतम अडानी की कुल संपत्ति कितनी बताई गई है, तो कितनी बताई गई है, 92.6 अरब डॉलर। कितनी बताई गई है सर, 92.6 अरब डॉलर बताई गई है। अब हम लोग देखते हैं ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अनुसार वर्तमान में विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, उनकी कंपनी का क्या नाम है। तो सबसे अमीर व्यक्ति कौन है भाई साहब, एलन मस्क। उनके कंपनी का क्या नाम है, तो एक टेस्ला कंपनी है, दूसरा स्पेस एक्स कंपनी है। ये उसके क्या है, मालिक है। ठीक है सर, ये सब नहीं होगा, लैरी पेज नहीं है, अमेज़न का नहीं है, रिलायंस की नहीं है, ये है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं विश्व रैंकिंग में गौतम अडानी का कौन सा स्थान है सर, तो हम लोग देखे हैं 10वां स्थान इनका नहीं है, 19वां है सर, 19वां है, और 15वां ये सब नहीं है। तो इनका कौन सा स्थान है विश्व रैंकिंग में, तो 19वां स्थान है इनका। कितना स्थान है सर, तो 19वां स्थान है। अब हम लोग देखते हैं हरिवंश नारायण सिंह के बारे में। हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा में तीसरा बार उपसभापति निर्वाचित हुए हैं। तीसरा बार उपसभापति क्या हुए, निर्वाचित हुए हैं। ये आपको जो दिख रहे हैं, ये मुस्कुराते हुए जो चेहरा आपको दिख रहा है, इनका क्या नाम है, हरिवंश
नारायण सिंह, क्या नाम है सर इनका? हरिवंश नारायण सिंह नाम है। इन्हीं के बारे में हम लोग देखते हैं। तो उनका जो चयन निर्विरोध हुआ है, ठीक है सर। इनका जो चयन हुआ है कैसे हुआ है? तो निर्विरोध हुआ है। इनका जो जन्म स्थान है ये कहाँ है? तो बॉर्डर पे है। किसके बॉर्डर पर? तो बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे इनका घर है, जो सिताब दियरा बोला जाता है, वहीं पे इनका क्या है? घर है। जो उत्तर प्रदेश का जो सीमा है वहीं पे इनका कहाँ है? गांव स्थित है। ये किस पार्टी से आते हैं? तो जेडीयू से आते हैं, जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड को क्या बोलते हैं? जेडीयू। जे से जनता, डी से दल और यू से यूनाइटेड, इसी को बोलते हैं जेडीयू। सर आपको दिख रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं भारत का उपराष्ट्रपति सभापति का, भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का क्या, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जो क्या होता है? राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है। ये आपको भाई साहब दिख रहे हैं, इनका क्या नाम है? सीपी राधाकृष्णन नाम है। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति के रूप में क्या हुए हैं? कार्य कर रहे हैं, कार्यरत है। क्या है? उप कार्यरत है। अब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे है, हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उप सभापति के रूप में कितनी बार निर्वाचित हुए हैं? तो आपको दिख रहा होगा, पहली बार नहीं है, दूसरी बार नहीं है, तीसरी बार है। कितनी बार है? तो तीसरी बार। इसका जो सेक्शन सी है, सॉरी ऑप्शन सी है, वो क्या हुआ? ये तीसरी बार निर्वाचित हुए हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या देखना है सर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, आपको देखना है। आप देख रहे हैं, हरिवंश नारायण सिंह का चयन उप सभापति पद के लिए किस प्रकार हुआ है? तो किस प्रकार हुआ है? पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा गुप्त मतदान द्वारा, दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा निर्विरोध, तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा बहुमत के आधार पर, चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा राष्ट्रपति के मनोनयन के द्वारा। तो आपको ये दिख रहा होगा। तो इसका जो सही आंसर है कौन सा है? निर्विरोध जीते हैं। कौन सा है? तो ये निर्विरोध इनका क्या हुआ है? निर्विरोध इनका पदभार मिला है। क्या हुआ है? निर्विरोध। तो इसका ऑप्शन बी है। ठीक है सर। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हरिवंश नारायण सिंह किस राजनीतिक दल से सर्वाधिक संबंध है? इनका जो हरिवंश नारायण सिंह किस राजनीतिक दल से इनका संबंध है? तो हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा भारतीय जनता दल, दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा जनता दल यूनाइटेड, चौथा आपको ऑप्शन दिख रहा होगा समाजवादी पार्टी। तो इसका जो आंसर होगा कौन सा होगा सर? तो जेडीयू से है इनका संबंध, तो जनता दल यूनाइटेड से है। इनका आंसर क्या होगा सर? तो सी आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपको दिख रहा होगा कंप्यूटर स्क्रीन पे, आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा होगा पहला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिताब दियरा गांव जो हरिवंश नारायण सिंह का जन्म स्थल है किन दो राज्यों के सीमाओं पर स्थित है? तो आपका पहला ऑप्शन दिख रहा होगा बिहार और झारखंड, दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा बिहार और उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सर, इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर इनका घर स्थित है। अब हम लोग देखते हैं आगे, हम लोग जब चलते हैं तो आगे हम लोग को क्या देखना है? भारत का कौन सा पदाधिकारी राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो भारत का कौन सा पदाधिकारी राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा वो प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा उपराष्ट्रपति, चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका जो आंसर होगा कौन सा होगा? उपराष्ट्रपति जो होता है भारत का, कौन सा भारत का जो होता है राज्यसभा पदेन का सभापति होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर रहा, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यरत हैं? तो उनका क्या नाम है? पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा जगदीप धनखड़, दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा सीपी राधाकृष्णन, चौथा ऑप्शन दिख रहा होगा एमएस वेंकैया नायडू, चौथा ऑप्शन लास्ट डी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ओम बिरला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीपी राधाकृष्णन। बी आंसर हो जाएगा सर, सीपी राधाकृष्णन। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक जो देखते हैं वो हम लोग को क्या पढ़ना है? भारत में सोने के आयात में वृद्धि हुई है। कितने दर? तो 2025 से जो है जो 26 में सोने के जो आयात में वृद्धि हुई है 24% की वृद्धि दर्ज हुई है। कितने परसेंट सर? तो 24%। 24% की क्या हुई है? वृद्धि दर्ज हुई है। तुलना डाटा हम लोग जब देखते हैं तो किससे तुलना निकालना है? 2025 से 2026 में 71.18 अरब डॉलर था। 2024 से 2025 में कितना था? तो 58 अरब डॉलर था। मुख्य कारण क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में धातु की कीमतों का होने वाला वृद्धि। जो अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है, इंटरनेशनल जो बाजार है, उसमें क्या हुआ है? धातु कंपनियों में क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है, जिसके कारण बाजार में क्या हुआ है? आयात में क्या हुआ है? वृद्धि हो गया। अब हम लोग देखते हैं भारत मुख्य रूप से इन देशों से सोना आयात, किन किन देशों से सोना का आयात करता है? तो पहला है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड से
कितना आता है, तो 40% कितना आता है, सबसे ज्यादा निर्यात होता है, निर्यातक है स्विट्जरलैंड। दूसरा हम लोग देखते हैं यूएई, इससे कितना होता है 16%। तीसरा ऑप्शन देखते हैं दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से कितना होता है, तो 10%। अब हम लोग देखते हैं चीन के बाद भारत, चीन जो है चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता देश हो गया है। चीन के बाद भारत जो है सबसे ज्यादा उपभोक्ता का देश उपयोग करने वाला क्या हो गया है, देश हो गया है सोना का। जो उपभोग की जो प्रकृति है वो क्या है, तो हम किस रूप में उपभोग कर रहे हैं, खाते होते नहीं है सर, निवेश करते हैं, आभूषण बनाते हैं और सांस्कृतिक महत्व देते हैं ना, मूर्ति का भी बनवाते हैं सोना का। उसके बाद हम लोग गर्दन में माला उला भी पहनते हैं, मंगटिका उंगटिका जो होता है महिलाएं सब पहनती है, निवेश करते हैं, ये सब चीजों का हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं किस प्रकृति में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा 15 बैंकों को सोना तथा चांदी आयात करने की अनुमति दी गई है। कितने बैंकों को सर, तो 15 बैंकों को। कौन कौन से बैंक है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, आप देख सकते हैं कौन कौन बैंकों को दिया गया है, तो आपको दिख रहा होगा एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ द बड़ौदा, बैंक ऑफ द इंडिया, और उसके बाद डॉइच बैंक, फेडरल बैंक, एचसीएफसी बैंक, ये टाइप का आपको यहाँ पे दिया गया है तालिका, आपको देख लेना है। आपको 15 बैंकों की लिस्ट दी हुई है, आपको मोबाइल को रोकना है या पीडीएफ को डाउनलोड कर आपको पढ़ के उसको नोट्स बना लेना है। प्रभावित जो बाजार है, इससे बाजार में जो आपूर्ति सुगम होगी और क्या होगा, व्यापार में पारदर्शिता होगा। जो बैंक जब क्या करेगा, इन्वॉल्वमेंट होगा, तो उसे बाजार में क्या होगा, पारदर्शिता दिखेगा। अब हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में भारत में सोने के आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो आपको दिख रहा होगा 24% की क्या हुई है सर, वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे रहा, मोबाइल स्क्रीन पे रहा, भारत को सोने निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश कौन है, तो सबसे बड़ा देश कौन है सर, स्विट्जरलैंड। कितने परसेंट का करता है, तो ये कितने परसेंट का करता है सर निर्यात, तो 40% का करता है। कितने परसेंट का सर करता है, ये 40% का करता है, सर्वाधिक क्या करता है, निर्यात करने वाला क्या है सर, देश है। अब हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, हाल ही में आरबीआई ने कितने बैंकों को सोना और चांदी आयात करने की अनुमति प्रदान की है, तो कितने बैंकों की है, पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 15, चौथा ऑप्शन है आपको दिख रहा होगा 20। इसमें कितने बैंकों का अनुमति दिया है, तो 15 बैंकों की क्या की है, आरबीआई ने अनुमति दी है। किसके लिए अनुमति दी है, तो पारदर्शिता रहे, बाजार में पारदर्शिता आपको दिखे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, वर्ष 2025 से 26 में भारत का कुल स्वर्ण आयात मूल्य कितना रहा, तो आपको दिख रहा होगा कितना रहा, पहला ऑप्शन दिख रहा होगा 98 अरब डॉलर, दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा 65.5 अरब डॉलर, चौथा ऑप्शन दिख रहा होगा 71.18 अरब डॉलर, चौथा ऑप्शन दिख रहा होगा 80 अरब डॉलर। तो ये सब आपको दिख रहा होगा, ये सब आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इसका जो आंसर होगा कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा, जो कितना होगा 71.18 अरब डॉलर। सी ऑप्शन इसका आंसर सही होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन भी है। लास्ट क्वेश्चन आपको बनाया जाना है, सोने के उपभोग के मामले में कि विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो आपको दिख रहा होगा पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा पहला, दूसरा ऑप्शन दूसरा, तीसरा ऑप्शन तीसरा, चौथा ऑप्शन चौथा। तो इसका जो आंसर होगा, सबसे ज्यादा उपभोग करने वाला जो देश बना है पूरे विश्व में, वो कौन बना है, दूसरे स्थान पर जो है वो कौन है, पहला चीन है, दूसरा कौन है सर, तो दूसरा जो है भारत है। कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा। इसी सब के साथ हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इस सेशन को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप इस लेक्चर को प्यार से देखें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।